नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का जेएसएससी सीजीएल टॉप क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन वाले इस सेशन में। यहाँ पे आपको ना प्रश्न दिखेगा, 4 विकल्प दिखेगा। आपको करना ये है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहना है और मैं शानदार प्रश्नों का जो ये श्रृंखला है ना, इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी करते जाऊँगा। यह आपके सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा मैं आपको देने वाला हूँ जो परीक्षा में ना डायरेक्ट पूछे भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये यूरोपियन देश रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस पूछा है, क्यात, रूबल, क्रोन या जलोती। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रूस जो है इसकी राजधानी है मॉस्को। पूछा मैंने ये नहीं है, पूछा है मैंने मुद्रा। आप लोग आंसर फटाफट करिए। और रूस जो है ना वो दुनिया का यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री रूस है पूरे दुनिया का। अगर आपसे पूछूं मैं ना कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कंट्री, नो चीन मत बोलिएगा। अब हो गया भारत। रूस जो है एशियन कंट्री, एशिया में भी आता है, एशिया महाद्वीप में भी, एशियन कंटिनेंट में और यूरोप में भी। तो आप यूरेशिया कह सकते हैं। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं, मेन बात पे। इसका जो मुद्रा बहुत शानदार, जिनका जवाब बी आया है, रूबल, बहुत बढ़िया। अब आपसे ये मैं पूछूं कि क्यात किस देश का मुद्रा है, तो ये कहिएगा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नायपीताओ। म्यांमार को पहले बर्मा भी बोलते थे। रूबल आपको पता है रूस का। क्रोन किस देश की मुद्रा है, तो आप कहेंगे नॉर्वे की। नॉर्वे देश की मुद्रा क्रोन। और क्रोन। जलोती किसका है, तो बोलिएगा पोलैंड। पोलैंड का राजधानी वार्सा, पूछा गया एग्जामिनेशन में, पोलैंड की राजधानी सीजीएल में ही। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताते चलूंगा, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में छूट गया है, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। 85, 1989, 79 या 1992। देखिए, सबसे पहले तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई थी? बहुत शानदार जवाब जिनका आया है 1985। सार्क में ना कुल 8 कंट्री हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारा भारत है। अभी भारत का मैप मैं नहीं बना रहा हूँ, सिंपल एक चीज़ दिखा रहा हूँ। सपोज ये मेरा भारत है, क्योंकि यहाँ मैप बन नहीं सकता है, दिक्कत होगा बनाने में, जगह नहीं है। भारत के कंट्री, भारत से जो लगे हुए सीमा जो साझा करते हैं वो 7+2, 7 स्थलीय देश प्लस 2 जलीय देश, तो टोटल हो गए 9 और भारत 1, टोटल हो गए 10। भारत को लेके कितने हुए? टोटल 10। अब इन 10 कंट्री में ना 2 मार काट वाले कंट्री को ना यहाँ नहीं रखा गया है ना, 2 मार काट वाले कंट्री को नहीं रखा गया। पहला झगड़ा खूब करता है चाइना, तो चाइना को नहीं रखा गया है। और दूसरा एक अभी मैंने जब बोला म्यांमार, म्यांमार को नहीं रखा गया है। अब बताएं कौन कौन रखा गया है। तो सबसे पहले तो इस जगह पे अफगानिस्तान है, इसके नीचे इधर पाकिस्तान है, उसके बाद इधर बांग्लादेश, पूरा में बांग्लादेश, फिर यहाँ पे भूटान है, उसके बाद नीचे इधर मालदीव आपको देखने को मिलेगा, नेपाल है, नेपाल इधर आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका नीचे। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एक भारत 8। टोटल कंट्री कितने हैं? 8 भारत को लेके। भारत इसका सदस्य, और सबसे नवीनतम सदस्य ये बोले कि सबसे लास्ट में कौन सा जुड़ा था, तो ये अफगानिस्तान जुड़ा था। याद रखिएगा। सार्क में कितने कंट्री हैं? 8, याद रखिएगा। आज का तीसरा प्रश्न, और आपके सीजीएल में पीछे पूछा भी गया है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान। ऐसे नहीं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था। भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन, चाहे झारखंड का जो भी एग्जामिनेशन जिसमें जीएस वाला टॉपिक हो। ठीक है, बताइए, आपसे पूछा है बांग्ला का स्थान। चलिए, अब बहुत सारा चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करते चलूँगा। सबसे पहले तो ये कि अनुच्छेद भाग, मतलब भारतीय संविधान का भाग 17 आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351 में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय भाषाएं टोटल कितनी हैं? 22। इसी 22 में आपको यहाँ पे आपको बांग्ला भी मिल जाएगा, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, तमिल, बहुत सारे मिलते हैं। तो भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं संविधान द्वारा कितनी हैं? 22। भाषाओं के बारे में उपबंध कहाँ किया गया है? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। आर्टिकल 343 कहता है, बहुत शानदार उत्तर जिनका उत्तर आ रहा है
जिनका उत्तर आ रहा है द्वितीय। प्रथम स्थान तो हिंदी का है। अब द्वितीय ना लगभग ये 8.3% लोग बोलते हैं, और प्रथम स्थान किसका है तो हिंदी का। हिंदी बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब लगभग यहाँ पे 44% मान लीजिए, लगभग मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्रमानुसार याद रखिए, पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला, तीसरा तेलुगु, चौथा तमिल, ऐसे, ठीक है। अब आर्टिकल 343 क्या कहता है, संघ की, संघ मतलब हमारे देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा क्या है, राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है, याद रखिएगा। प्रारंभ में जो भाषाएं थी ना, भारतीय संविधान में टोटल अभी भाषाएं कितनी है 22, लेकिन प्रारंभ में कितनी थी 14। तो अब 14 के बाद कैसे कैसे जुड़ा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो ये 15वीं के रूप में जुड़ा सिंधी। सिंधी को कब जोड़ा गया था, सिंधी, तो सिंधी को जोड़ा गया था, मैं ऊपर लिखता हूँ 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 1967 द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका 3 भाषा जोड़ा गया था, न म क, तो 16, 17, 18, नमक मैं लिखता हूँ, नमक। ये नमक कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 21 के बाद, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 में, 1992। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक है, याद हो गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा हो गया। तो 15 के बाद 3, 18 हो गया टोटल। ये 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। सबसे लास्ट में 4 भाषा और जोड़ा गया, BDMS, क्या याद रखिएगा, BDMS, BDMS ये कब जोड़ा गया, तो आप याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और ये जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि झारखंड की एक जनजातीय भाषा संथाल, झारखंड में सबसे ज़्यादा मतलब निवास करते हैं, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 33 प्रकार के जो जनजातियाँ निवास करती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संथालों की आबादी है। तो एकमात्र जनजातीय भाषा संथाली ही है जो भारतीय संविधान की 22 अधिसूचित भाषाओं में शामिल है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली याद रहेगा, बहुत शानदार। आज का चौथा प्रश्न, किस राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, केरल, राजस्थान, असम या हरियाणा? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए फटाफट। देखिए एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, अब तो आप दे ही देंगे। नॉर्थ ईस्ट जब मैं नाम लिया तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला एक ही स्टेट आता है, असम। बहुत शानदार, सी उत्तर जिनका भी आ रहा हो। असम की राजधानी है दिसपुर। अब यहाँ पे ना बहुत ही फेमस, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। एक श्रृंगी गैंडा के लिए ये फेमस है। ये कहाँ है, असम में। एक श्रृंगी गैंडा के लिए फेमस, बहुत बार जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहीं पे ना असम में गुवाहाटी है, यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिल जाएगा आपको। यहीं पे कामाख्या मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर असम में ही है। एक बहुत ही शानदार जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, विश्व का अगर पूछे ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का बोल रहा हूँ, भारत का नहीं। तो वो कहिएगा माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप कहाँ है? तो असम में। याद रखिएगा कहाँ पे है? असम में, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। 5वां प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? चीरू, कश्मीर बकरी, कश्मीरी भेड़ या चीतल? 5 का उत्तर क्या होगा? 5 का उत्तर होगा चीरू, यानी तिब्बती एंटलूप। ये ना लुप्तप्राय मतलब लुप्त के कगार पे है। विश्व का उत्तम और सबसे महंगा ऊन ये देता है। 6ठा नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। पंचवर्षीय 5 ईयर्स प्लान जो चलते हैं ना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चले, उसके बाद आपका अभी पंचवर्षीय योजना में अलग ही रूल है, ठीक है। इसके प्रारूप का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका आंसर बहुत बढ़िया, 6 का उत्तर ए, एनडीसी। हमने लिखा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो पीएम होते हैं। याद रखिएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पीएम पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन कहने का मतलब जो भी पीएम बनेगा ऑटोमेटिकली, योजना आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब तो योजना आयोग है ही नहीं। हालांकि योजना आयोग को भूलना नहीं चाहिए,
ये योजना बनाते थे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, राइट। लेकिन अब ना 1 जनवरी 2015 से अब क्या आ गया, नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। पूछता है कि नीति आयोग का मतलब नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, चुपचाप कहिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। बहुत शानदार, छठा का उत्तर ए। 7वां प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। अध्यादेश देखिए समझिए, अध्यादेश का मतलब एक तरह से समझिए कि आधा आदेश। जब संसद अपने विश्रांति काल में, यानी संसद के 3 सदन हैं, राष्ट्रपति माफ कीजिएगा सदन 2 ही हैं, अंग 3 है। राष्ट्रपति संसद के कितने अंग, संसद का ना उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके 3 अंग हैं, कौन कौन से, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के तहत बनते हैं, आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद राज्यसभा आर्टिकल 80, उसके बाद लोकसभा आर्टिकल 81। तो ये 3 अंग हैं, ठीक है। लेकिन सदन कितने हैं, 2 ही, लोकसभा राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। तो अगर संसद विश्रांति काल में हो तो अध्यादेश जारी करने का पावर किसको होता है, राष्ट्रपति को। बहुत बढ़िया, 6 महीना। इसका 7वां का आंसर क्या होगा, बी, 6 महीने। तो जब संसद अपना विश्रांति काल में हो तो प्रेसिडेंट जो है ना, अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 इनका कौन सा शक्ति है, बहुत सारा पावर है, जेबी वीटो का पावर, प्रेसिडेंट रूल लाने का पावर, कार्यपालिका संबंधी पावर, विधायिका संबंधी पावर, न्यायपालिका संबंधी पावर, बहुत है। तो ये जो अध्यादेश है ना, वो विधायी पावर है, किसका, प्रेसिडेंट का, याद रखिएगा, ठीक है। और ये 6 महीने तक लागू मतलब रह सकता है। चलिए 8वां प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, कौन सा शामिल है, ग्राम सभा, अंचल, बताइए, ऑप्शन पढ़िए, बताता हूं। त्रिस्तरीय पंचायती राज की जब भी बात आए तो एक व्यक्ति को मत भूलिएगा, बलवंत राय मेहता। यही एक कमेटी थी 1997 में ना, इन्होंने रिपोर्ट किया था सरकार को कि भैया देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल लाओ। तो बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक या शिल्पकार कहा जाता है। और यही नहीं, एक डेट आपको याद रखना है, वो डेट है 24 अप्रैल। यहाँ पे थोड़ा चल नहीं रहा है, 24 अप्रैल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 24 अप्रैल 1993 यानी 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को ना इसको पावर मिला था पंचायती राज को। और ये संवैधानिक संशोधन हुआ था 73वां 1992। ये 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भूलना नहीं चाहिए बलवंत राय मेहता, क्योंकि यही त्रिस्तरीय मॉडल दिए थे। और कौन सा मॉडल था, डी, जिनका भी है बहुत बढ़िया थम्स अप। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम सभा निचले स्तर का है, पंचायत समिति बीच वाला लेवल का है, मध्य लेवल का, और जिला परिषद ऊपर का लेवल का है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद। ग्राम सभा में 2 लोग होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो राजनीतिक प्रमुख जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, मुखिया हो गया, और पंचायत सचिव, ठीक है, इसके सचिव होते हैं। पंचायत समिति में भी 2 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होगा आपका प्रमुख, और यहाँ पे जो पंचायत समिति के सचिव होते हैं वो बीडीओज होते हैं, ठीक है। जिला परिषद में भी 2 होंगे, एक तो आपका अध्यक्ष होगा, ठीक है, अध्यक्ष होगा, और दूसरा इसका जो सचिव होंगे वो डीडीसी, उप विकास आयुक्त। इतनी बातें याद आपको रखनी है, राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 के बाद 9 नंबर, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, बताइए। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो तो बताइए आप। एक सवाल मैं ये भी पूछता हूँ कि झारखंड ना देश का कैवा हाईकोर्ट है, तो वो है 21वां। 2000 ईस्वी में गठन हुआ था झारखंड हाईकोर्ट का, और ये 21वां हाईकोर्ट है देश का, रांची उच्च न्यायालय देश का। वाह, बहुत बढ़िया। इसका जो उत्तर होगा गुजरात हाईकोर्ट, बहुत शानदार, ठीक है। 10वां प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बच्चा बता देगा, है ना। आप लोग भी बताइए ये
इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, रघुवर दास। एक सवाल यहाँ पे पूछ देंगे कि ये किस पार्टी के थे, तो बीजेपी पार्टी के। अब एक पूछ देगा कि कब से कब तक रहे, 14 से 19 तक, 2014 से 2019 तक। ये अगर अभी पूछें कि अभी कहाँ हैं, तो 2023 में ही ये उड़ीसा के गवर्नर बन गए हैं, उड़ीसा के गवर्नर यानी राज्यपाल। कौन? रघुवर दास। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। 11 नंबर पे चलते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का या की का प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट की पंक्ति अगर है, उसके आरंभ में अगर आपको जाना है, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 11 है, मुझे एकदम फर्स्ट पेज पे जाना है, तो किस कुंजी यानी किस की का प्रयोग करते हैं? है ना 104 बटन आपके मॉनिटर, ये सॉरी टाइप जो टाइपिंग कीबोर्ड है उस पे, कीबोर्ड पे 104 बटन, कौन सा बटन आप दबाएंगे? होम, पेज अप, एंटर या एंड? तो वाह, बहुत बढ़िया, इसका उत्तर होगा होम। ठीक है, होम पे जाएंगे तो आप पहले पेज में चले जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, यानी ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम या तंत्र बोल सकते हैं? एंड्रॉयड, विस्टा, आईओएस या ओपेरा? 12 का उत्तर बताइए। देखिए, ये एंड्रॉयड तो है, विस्टा भी है, आईओएस भी है, ओपेरा जो है ना वो सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, उसी तरह ओपेरा में सर्च करते हैं। बहुत फेमस नहीं है, पहले फेमस बहुत ज़्यादा था, लेकिन गूगल का प्रयोग सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। तो यह ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, आंसर इज डी, 12 का डी। 13 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है? न्यूनतम परिमाण पूछा है, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट। केबी किलोबाइट, केबी से बनता है फिर एमबी, एमबी से बनता है फिर जीबी, जीबी के बाद फिर बनेगा टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? मेगाबाइट। बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर, मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है, फिर 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है। तो ये आपका मेमोरी का न्यूनतम परिमाण इसमें से ये है। ठीक है, और अगर एकदम सबसे छोटा पूछे तो कमेंट कीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि कंप्यूटर में मेमोरी का सबसे न्यूनतम जो परिमाण है वो कौन सा है, विकल्प नहीं दे रहा हूं, अपने आप बताइएगा, है ना, बताइएगा, मैंने बहुत बार बताया भी है। चलिए, विंडोज का पहला संस्करण, कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया 1990, 87, 1984 या 1985? एक हिंट्स अगर बोलेंगे तो मैं कर देता हूं, सार्क देश पढ़ा था कुछ देर पहले आपने, है ना, सार्क। बहुत ही शानदार जवाब, लाजवाब, जिनका उत्तर डी है, 1985। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तब उसको क्या कहते हैं? जैसे स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, अभी तो दिख रहा है, और डेस्कटॉप बोलेंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफॉल्ट रूप में किस एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण में दस्तावेज डिफॉल्ट रूप में किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? सोच समझकर उत्तर दीजिए, बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया जवाब, जिनका उत्तर ए आया हो, .docx, .docx। क्या है इसका उत्तर? .docx, बहुत बढ़िया। 17 नंबर पे आते हैं, स्काई डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? वोडाफोन, बीएसएनएल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? 17 का उत्तर बताइए। स्काई डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? और ये है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, 18 नंबर पे चलते हैं। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं ना, किस सिद्धांत पर वो साफ करते हैं? बताइए 18 का आंसर। वाह, बहुत ही शानदार, बी उत्तर, पृष्ठ तनाव। ठीक है, 19 नंबर, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट? ये भी आप बहुत पहले पढ़े होंगे, आपको याद होगा, बताइए उत्तर।
19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया। 20 नंबर पे चलते हैं। ग्रेगर यानी जॉन ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? आलू, मटर, चुकंदर या सेब? ये भी आप बहुत बार एग्जामिनेशन में पहले बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन। जॉन ग्रेगर मेंडल, बहुत शानदार उत्तर है जिनका आया है मटर। ठीक है। उसके बाद मयूराक्षी नदी पर बने मशानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? बताना है। मयूराक्षी नदी, जिसे आप मोर नदी या मोतिहारी नदी भी कहते हैं, मोर या मोतिहारी नदी भी कहते हैं, और एकमात्र झारखंड की ये नदी है जो नौकागम्य नदी है, इसमें नाव चलते हैं। और बहुत ही बढ़िया जवाब जिनका आया है, वाह बहुत बढ़िया, कनाडा बांध। देखो कनाडा के सहयोग से ना मसानजोर बांध का निर्माण, कनाडा देश के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर 1955 में किया गया था, 1955 में, राइट। तो इसी की हेल्प से हुआ था, इसलिए इसका नाम कनाडा बांध कर दिया गया। और मयूराक्षी नदी की बात करूं तो ये निकलता है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। झारखंड का सबसे लंबा जो पुल है ना, सबसे लंबा पुल दुमका में है और ये मयूराक्षी नदी पर ही है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में, आंसर भी दिख गया ना कोई बात नहीं। काइनाइट, एस्बेस्टस या अभ्रक या यूरेनियम? बताइए तुरामडीह में। पहले तो ये समझिए कि तुरामडीह है कहाँ। तुरामडीह जो पड़ता है ना वो पड़ता है ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम। अब जमशेदपुर समझ रहे हैं ना, ईस्ट सिंहभूम। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 22 का उत्तर जो होगा वो होगा डी यानी यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? बताइए। 6 अप्रैल 1950, 13 अप्रैल 1930, 2 अक्टूबर 1931, 26 जनवरी 1932। यहाँ पे भी मैं 30 कर देता हूँ। चलिए अब बताइए उत्तर। गांधी जी दांडी मार्च किए थे अपने 78 अनुयायियों के साथ, कहीं कहीं आपको 79 भी मिलता है। और ये किए थे ना 24 दिन, 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930, लगभग आप 24 दिन मान लीजिए लगभग। ये साबरमती टू दांडी था, साबरमती टू दांडी। साबरमती भी गुजरात में है, दांडी भी गुजरात में है। तो साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल गाना भी सुने होंगे। और इस दौरान ये 240 मील लगभग या 386 किलोमीटर चले थे पैदल। और ये जब पहुँचे ना तो मतलब मतलब नमक को ऐसे ही बना के दिखाने के लिए, और नमक कानून तोड़ा कि भैया टैक्स वैक्स हम नहीं देंगे, हमारा चीज़ हमारा, यहीं से लेते हो अंग्रेज, हम क्यों टैक्स दें। लेकिन झारखंड में ना ये हुआ था 13 अप्रैल, बहुत बढ़िया, 1930 को। ठीक है, नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ था। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं गरुड़ पुराण। पुराण कितने हैं याद है ना? निम्न में से कौन सी पेंटिंग मिलती है? जादू पाटिया, ढोकरा, पैतकर, कोहबर? कितने पुराण? 18। गरुड़ पुराण पूछा है तो उसमें कौन सी पेंटिंग का जिक्र मिलता है? 24 का जो उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, पैतकर या पैतकर एक ही बात है। 25वें नंबर पे चलते हैं। झारखंड के खालिस्तान जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई है या पाई जाती है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए। सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, देवघर या गुमला? आप सभी को बता दूं कि जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हैं, एसटी, ठीक है, ये जो है ना शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर बोलूं सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला जिला तो वह खूंटी। खूंटी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज, लगभग आपका 73% निवास करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो होगा सिमडेगा। बहुत बढ़िया, सिमडेगा। 86,45,042 ये है जनसंख्या, ठीक है, इनकी टोटल। चलिए, झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी यानी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? स्थिर कृषक पूछा गया। बिरहोर, कोरवा, संथाल या महली? पहले जब जनजाति लोग यहाँ आए थे, झारखंड में यहाँ रहते थे, तो मतलब बहुत समय तो पहले तो सब कुछ जंगल ही था, हम लोग आदि मानव थे, जंगल था सब कुछ। बट जब ये लोग आना, अपना यहाँ निवास करना स्टार्ट किए, तो ये
आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे होता था। लेकिन आपसे पूछा कि स्थायी कृषक के रूप में कौन वर्गीकृत है, 26 का बहुत शानदार उत्तर जिनका आया संथाल। संथालों की संख्या ना झारखंड में सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा संकेंद्रण वाले लोग हैं, मतलब इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा झारखंड में है। चलिए अगला पे चलते हैं, संथाल। उसके बाद झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, बताइए उत्तर बताइए। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आराम से बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट आपको लिख देता हूँ। उरांव, ठीक है, उरांव, उसके बाद खड़िया, उसके बाद संथाल। देखिए झारखंड की जनजातियों का बहुत बढ़िया, सरुल, सबका जवाब सरुल, बहुत बढ़िया। उरांव लोग ना इसे क्या बोलते हैं, खद्दी, इसी पर्व को। अब जैसे समोसा को कोई समोसा कह रहा है, कोई सिंघाड़ा कह देता है, कोई और कुछ कह सकता है। खड़िया, खड़िया लोग बोलते हैं जकोर, इसी सरहुल पर्व को। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम है। संथाल लोग क्या बोलते हैं, तो संथाल लोग बोलते हैं बा परब या बा परूब। बा परब, बा परब या बा परूब एक ही बात है, बा परब, ठीक है, याद रखिएगा इतनी बात। सरहुल के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। फूल का उत्सव है, बसंत उत्सव है, बसंत के टाइम में मनाया जाता है। और ये ना चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कब, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया। जैसे आप ये समझिए ना, इनका नया साल एक तरह से होता है। सरहुल जो है ना एक नया साल जनजातियों का होता है। पूजा होता है, उस समय पाहन आते हैं, पूजा करते हैं, और एक सुंडी बनता है प्रसाद, ये चावल और मुर्गे का। मैंने सरहुल को लेके ना एक वीडियो बहुत शानदार बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, हालांकि वो बाद में देखिएगा, चाहे बाद में आप सर्च करके देखिएगा, सरहुल वीडियो बाय तरुण सर ऐसे मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वो डिजिटल बोर्ड पे आपको बना के स्लाइड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लाखों लोगों ने उसे देखा है। सरहुल पर्व बहुत ही शानदार, जैसे हमारे यहाँ ना हिंदू धर्म में क्या मनता है, हिंदू धर्म में ये रामनवमी, उसी टाइप से ना इनका सरहुल है, बहुत ही फेमस, और बहुत इसमें मतलब सब लोग जुड़ के एक साथ मनाते हैं। बहुत बढ़िया पर्व है ये सरहुल। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक या इंडो बर्मीज। मुंडा 28 का उत्तर वाह, ऑस्ट्रो एशियाटिक होगा बाबू, ऑस्ट्रो एशियाटिक। हाँ ठीक है, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रो एशियाटिक इज राइट आंसर। 29 नंबर पे चलते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा है। झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है, अल्बर्ट एक्का का नाम आए और आप परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का, कहाँ, गुमला, सीधी सी बात, गुमला, बस एक लाइन में, गुमला, परमवीर चक्र विजेता। भारत और पाक युद्ध में ये शहादत को प्राप्त कर गए थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर गए थे, और आज हम सभी के बीच ये तो नहीं रहे, लेकिन इनके द्वारा किए गए कृत्य हम सभी आज याद रखे हैं, आने वाला हमारा पीढ़ी भी इन्हें याद रखेगा। सैल्यूट है अल्बर्ट एक्का साहब को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये धरती आबा विश्व पिता के अवतार बिरसा मुंडा भगवान, इनका अवतार किसको माना जाता है। बिरसा मुंडा तो ठीक है, धरती आबा है, विश्व पिता के अवतार हैं, भगवान हैं, है ना, लेकिन बिरसा मुंडा का अवतार किसको माना जाता है, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, रामदयाल मुंडा, जयपाल सिंह। आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, अंतिम प्रश्न है, और यही व्यक्ति हैं जो सबसे पहले बृहत्तर झारखंड की मांग किए थे, बृहत्तर झारखंड की मांग किए थे। यही व्यक्ति हैं 1988 की एम्स्टर्डम स्टेडियम में जाके वहाँ पे हॉकी खेले थे। यही वो व्यक्ति हैं जो 1938 में जो सभा आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, उसके एक साल बाद 39 में इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। वो वही व्यक्ति हैं, जी हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर, जिनका उत्तर है डी। ये वही व्यक्ति हैं जो इसी आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या कर दिए थे, हाँ 1949 में वो किए थे, 50 नहीं, वो क्या कर दिए थे, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी, ठीक है। तो देखिए ये जो सेशन है ना, बहुत ही, मैंने यहाँ पे देखिए जयपाल सिंह, ठीक है, 30 प्रश्न आपके हो गए पूरे। ये सेशन आप बहुत अच्छे से देखा करिए। आपके एग्जामिनेशन में ना बहुत सारा चीज़ ना जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, जो मैं व्याख्या करता हूँ ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्याख्या को हल्के में मत लिया कीजिए। अब मेरे लिए बहुत आसान कौन सा होगा काम, ये बताइए। प्रश्न आया स्क्रीन पे,
मान लीजिए 1 to 100 प्रश्न है, पहला का बी, दूसरा का सी, चौथा का ए, पांचवा का डी, ऐसे करना। ये बहुत आसान है। व्याख्या करने में क्या होता है ना कि कंटेंट पे काम करने होते, क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे डाटा याद करने होते हैं, और वो आपके लिए ना मैं जब बताता हूँ ना तो वो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा एग्जामिनेशन में। आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। आप सभी अपने बिल्कुल लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।